ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान को एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली है। ये डिफीट ह्यूमिलिएटिंग इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड ने इसी सीरीज के पहले मैच में भी पाकिस्तान को बड़े आराम से हराया था और पाकिस्तान जिन्होंने 350 रन चेस किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में वो न्यूजीलैंड को आराम से हरा देगी। लेकिन इस मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वन साइडेड हराया है और पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेशली इतनी ज्यादा वीक नजर आ रही है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा इसको लेकर सारे पाकिस्तान में डर का माहौल है। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 350 रन बने थे उसमें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग उनकी सेकंड टीयर बॉलिंग थी। कगिसो रबाडा, मार्को यंसन, एनरिच नॉर्जे, जेराल्ड कोएट्जे, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। ये साउथ अफ्रीका के टॉप 4 फास्ट बॉलर्स हैं। ये साउथ अफ्रीका T20 लीग में बिजी थे और इसलिए ये वो मैच में अवेलेबल नहीं थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये सारे बॉलर्स आ जाएंगे। आई थिंक एनरिच नॉर्जे इज नॉट इन द स्क्वाड, लेकिन बाकी तीनों बॉलर्स आ जाएंगे और उनके आने के बाद साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी हो जाएगी, स्पेशली रबाडा और यंसन। लेकिन एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस गेम, पिच थोड़ी अलग थी। ऑफ कोर्स ये 350 वाली पिच नहीं थी, लेकिन ये 240 वाली पिच भी नहीं थी। ये पिच ऐसी थी कि यहाँ 280 टू 300 अच्छा स्कोर होता। 300 डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक पार टोटल होता, लेकिन 280 एटलीस्ट चाहिए था आपको फाइट करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अभी तक वो 350 वाले मूड में ही थी, या फिर 2-3 विकेट गिरने के बाद वो इतना ज्यादा डिफेंसिव हो गए कि फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। शुरुआत हुई तो फकर जमान एक आध बाउंड्री लगाई, लेकिन विल ओ रूर्क जिन्होंने इंडिया को भी बहुत परेशान किया था टेस्ट सीरीज में, उन्होंने जबरदस्त स्विंग बॉलिंग की। एक तो उनकी हाइट काफी अच्छी है, साथ साथ वो लेफ्ट हैंडर्स को जो अवे स्विंगर्स फेंक रहे थे, इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू प्ले। प्लस उस हाइट के साथ वो राइट हैंडर्स को भी काफी परेशान करते हैं और उन्होंने फकर जमान और बाबर आजम दोनों को काफी परेशान किया। फकर जमान को जल्दी डिसमिस किया 10 रनों पर और उसके बाद साउथ शकील 8 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए माइकल ब्रेसवेल की बॉलिंग पे। साउथ शकील को कामरान गुलाम की जगह लाया गया है, लेकिन साउथ शकील दोनों मैचेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। इसके पहले साउथ शकील पाकिस्तान के पिछले 3 ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान ने अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच खेला है उसमें अवेलेबल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान ने 3 ओडीआई सीरीज खेली, इन तीनों में साउथ शकील नहीं थे और सडनली साउथ शकील इस वक्त इस ट्राई नेशन सीरीज में आ गए। ये पाकिस्तान की पुअर प्लानिंग बताता है, क्योंकि कामरान गुलाम उस हर मैच में खेले थे और कामरान गुलाम को ही कंटिन्यू करना चाहिए था। साउथ शकील की जगह स्क्वाड में भले एक स्पिनर को ले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में टेस्ट मैच के बाद कौन सा प्लेयर ओडीआई में सिलेक्ट हो जाए, ओडीआई का कौन सा प्लेयर T20 में सिलेक्ट हो जाए, ये समझना बहुत मुश्किल है। साउथ शकील के डिसमिसल के बाद बॉब्जी द किंग आज फिर ऐसा लग रहा था कि बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, सेट हो गए थे, काफी अच्छी बॉल को टाइम भी कर रहे थे, लेकिन सडनली एक पुअर शॉट सिलेक्शन, फिर से एक पुअर शॉट सिलेक्शन, एक ऐसी बॉल जो ऑन द राइज थी, उन्होंने सीधा बॉलर के हाथ में कॉटन बॉल दे दी और ये बॉब्जी द किंग अब कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ये 20s एंड 30s बनाकर अपनी विकेट फेंक रहे हैं। इसका ओपनिंग पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका नई बॉल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पुअर शॉट सिलेक्शन है। क्योंकि जब आप 12-13 ओवर तक क्रीज पर हो, पिच की स्पीड आप समझ चुके हो, तो देन यू शुड बी मोर सेलेक्टिव अबाउट योर शॉट्स। एनीवेज, उनके आउट होने के बाद स्कोर था 54 फॉर 3 12 ओवर में। और फिर वो पेयर जिन्होंने पिछले मैच में 260 रन की पार्टनरशिप की थी, वो क्रीज पर आए और दोनों ने फिर से 20 ओवर तक बैटिंग की। साथ में 12 ओवर से लेकर 32 ओवर तक इन दोनों ने 88 रन जोड़े और स्पेशली मोहम्मद रिजवान काफी स्लो बैटिंग कर रहे थे। 46 के स्कोर पे विलियम ओरूक वापस आए थे अपनी सेकंड स्पेल के लिए और उनकी बॉल पे रिजवान प्ले डाउन हो गए और उसके 3 ओवर के बाद सलमान अली आगा भी रिवर्स स्वीप खेलते हुए 45 पर आउट हो गए। उनके बाद तैयब ताहिर ने एक तेज कैमियो खेला 38 ऑफ 33 और ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएंगे और स्कोर पाकिस्तान का ठीक ठाक ही था उनके डिसमिसल तक। मैं कहूं अगर 42 ओवर्स में 195 फॉर 5
तो कोई बुरा स्कोर नहीं है। 8 ओवर बाकी हैं और अगर आपके 5 विकेट हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट 60-65 रन और मे बी शायद 195 थी तो 265-270 तक जा सकते थे। लेकिन तैयब ताहिर एक पुअर शॉट खेलकर आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की लोअर ऑर्डर को टिकना ही नहीं। खुशदिल शाह, जिनकी सिलेक्शन को लेकर ऑलरेडी बहुत सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने 18 बॉलों पे 7 रन बनाए और बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी, जो खुद को ऑलराउंडर कहते हैं, उन्होंने 3-4 बॉल्स खेली, हवा में शॉट मारकर आउट हो गए। मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल को पाकिस्तान के बैट्समैन ऐसे खेल रहे थे मानो कि इस पिच पर स्पिन बॉलिंग को खेलना पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन कीजिए, मिच सैंटनर के 10 ओवर में 20 रन थे, सिर्फ 10 ओवर में 20 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, और माइकल ब्रेसवेल ने 10 ओवर में सिर्फ 38 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। आई एग्री कि पिच में थोड़ी स्पिनर्स के लिए मदद थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव बैटिंग की स्पिनर्स के अगेंस्ट, और आई थिंक एंड में यही पाकिस्तान के लिए हार्मफुल रहा। एंड में नसीम शाह ने कुछ बाउंड्रीज मारी और फहीम अशरफ, जिनको 2 चांसेस मिले, इन दोनों ने थोड़े रन बनाए और 240 तक पाकिस्तान को ले गए, लेकिन 242 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। विल यंग हालांकि आउट हो गए, हालांकि वो डिस्पेशल काफी आप कह सकते हो कि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो कहीं से भी आउट नहीं लग रहा था। बाद में इम्पैक्ट पर, अंपायर्स कॉल पर वो आउट हो गए, लेकिन वो एक तरीके का फेवरिज्म दिख रहा था अंपायर का बॉलर की तरफ। लेकिन उसके बाद डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन ने पार्टनरशिप की, न्यू बॉल को निगोशिएट किया, 76 रन तक ले गए टोटल को। उसके बाद केन विलियमसन बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो गए और 20-30 रन के बाद डेवन कॉनवे भी आउट हो गए। लेकिन टॉम लैथम, जो अभी तक सुपर फ्लॉप चल रहे थे सीरीज में, और डैरेल मिचेल, दोनों ने जबरदस्त हाफ सेंचुरीज बनाई। 57 रन बनाकर डैरेल मिचेल आउट हुए और 56 रन बनाकर टॉम लैथम। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ने इंश्योर कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम, जो ऑलरेडी मैच में काफी आगे थी, इन दोनों के डिसमिसल तक टारगेट बहुत करीब था। ग्लेन फिलिप्स ने एंड में आकर 20 रन बनाए और टोटल कंप्लीट कर लिया। वंस अगेन शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल से विकेट लेने में फेल रहे, और ये पाकिस्तान को बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह कलेक्टिवली फेल करते आ रहे हैं। हाँ, कुछ विकेट्स शाहीन शाह अफरीदी को इसके पहले के कुछ मैचेस में मिली है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इस तरीके के टोटल में 240 के टोटल में एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पहले 10 ओवर में 2-3 विकेट निकाल करते। इस मामले में ये दोनों बुरी तरीके से फेल होते आए हैं इस सीरीज में। साथ ही साथ जहां न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इतनी धमाकेदार बॉलिंग की, वहीं पाकिस्तान के इकलौते जेन्युइन स्पिनर अबरार अहमद ने 10 ओवर में 67 रन दिए। कैन यू इमेजिन, 10 ओवर में 67, जहां मिच सैंटनर ने 10 ओवर में 20 रन दिए। सलमान अली आगा से पूरे 10 ओवर लगातार फिकवाए रिजवान ने, और उन्होंने 10 ओवर में 45 रन दिए। अच्छी बॉलिंग की एज ए पार्ट टाइम बॉलर, लेकिन पाकिस्तान में स्पिनर की कमी, पाकिस्तान स्क्वाड में स्पिनर की कमी साफ साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान ने और स्पिनर्स क्यों नहीं लिए, ये सवाल जरूर उठेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस देती है और पहले राउंड में बाहर हो जाती है। तो ये ट्राई सीरीज का जो फाइनल था, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी गॉन मिसिंग फॉर पाकिस्तान, और अब उनके पास सिर्फ 4 दिन है। 4 दिन के बाद इसी न्यूजीलैंड टीम के साथ उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेलना है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।